चंद्र ग्रहण 8 नवंबर यानी कि आज मंगलवार के दिन लगने जा रहा है। इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण यह माना जा रहा है जो भारत समेत दुनिया के विभिन्न देशों में नजर आएगा। चंद्र ग्रहण लगने को वैज्ञानिक रूप से जहां अद्भुत और खगोलीय घटना माना जाता है, वहीं अगर धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो धार्मिक दृष्टिकोण से भी ग्रहण को अशुभ माना जाता है। अब हम जानेंगे कि इस साल आखिरी चंद्र ग्रहण जो है, जो भारत में है, वो कहां कहां नजर आएगा, चंद्र ग्रहण लगने और समाप्त होने का समय क्या होगा और सूतक काल कितने बजे से शुरू होगा। इन सभी सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य धर्मेंद्र मिश्रा जी। धर्मेंद्र मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव 7 चैनल पर। जिस तरीके से हम सभी जान रहे हैं आचार्य जी कि इस बार या साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, तो भारत में अगर हम बात करें पूरे भारत में, तो कितने बजे से ये चंद्र ग्रहण जो है वो शुरू होगा और ये कब इसकी समाप्ति होगी? सर्वप्रथम आपके लाइव 7 के सभी दर्शकों को सुबह सुबह की राम राम। जैसा कि आपने बताया कि इस साल का अंतिम जो है वह चंद्र ग्रहण आज लगने जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण का जो अवधि है वह लगभग 1 घंटा 25 मिनट की है। वैसे तो स्पर्श आज दिन 3 बजे से ही प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन हमारे काशी के पंचांग के अनुसार दिन में 5:10 से प्रारंभ होकर के 6:19 तक का मध्यकाल होगा। मेन जो समय है हमारे इस ग्रहण काल का वह 5:10 से प्रारंभ होकर के और 6:19 तक रहेगा। तो इस अवधि में इसके पहले कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पूर्व, यानी कि जब सूर्य ग्रहण हो तो जिस समय से सूर्य ग्रहण प्रारंभ होता है उस ग्रहण से पूर्व 12 घंटा पहले सूतक लग जाता है और चंद्र ग्रहण में ठीक 9 घंटा पहले सूतक लग जाता है। तो 5:10 से हमारा आज का चंद्र ग्रहण है। तो बहुत ही अद्भुत इस बार का खगोलीय घटना है कि एक ही माह में 2 ग्रहण हुए। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण रहा और आज पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण हो रहा है। वैसे देखा जाए तो सूतक काल 8:10 से प्रारंभ हो चुका है, जो लगभग 6:29 तक इसका प्रभाव रहेगा। इन समयों में अधिक से अधिक लोगों को भजन करना चाहिए। 8 घंटा पहले ही अन्न त्याग कर देना चाहिए। खास करके रोगी, बालक और वृद्ध को छोड़ करके जो भी यंग हैं उनको इस अवधि काल में कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। अगर इस अवधि काल में हम खाते पीते हैं तो बहुत ही उसका बुरा असर पड़ता है। जी आचार्य जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि ऐसा क्यों माना गया है कि ग्रहण के दौरान भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए? इसका मतलब मनुष्य के जीवन पर क्या कुछ प्रभाव हमें देखने को मिलेगा? देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जो भी हमारे शास्त्र में बनाया गया है कहीं न कहीं उसका साइंटिफिक रीजन होता है। कहा गया है कि धारणा धर्म मिथ्याहु धर्मो धारिते प्रजा। धर्म है क्या? धर्म जिसको हम धारण करें, ध्री धातु, संस्कृत के ध्री धातु से धर्म बना है, और धर्म जिसको हम धारण करें उससे हमारी रक्षा हो, यही धर्म है। तो हमारे जो भी धार्मिक ग्रंथ में, हमारे सनातन में जो भी बनाया गया है, धर्म से जोड़ा गया है, उसका कहीं न कहीं साइंटिफिक रीजन होता है। जब ग्रहण लगता है तो एक प्लेनेट को दूसरे प्लेनेट ढक लेते हैं, अर्थात जब चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्रमा को राहु ढक लेता है, और जब चंद्रमा का जो किरणें होती हैं वह बहुत ही फल देने वाली होती हैं, ऊर्जा देने वाली होती हैं, अच्छी होती हैं। लेकिन जब राहु ढकता है वही ग्रहण होता है। किसी भी ग्रह में, जैसे सूर्य ग्रहण में सूर्य को राहु ढकता है तो ग्रहण लग जाता है, ठीक उसी प्रकार चंद्रमा को जब राहु जाता है तो वह ढक लेता है, जिससे उनकी किरणें जो हैं वह अवरुद्ध हो जाती हैं, और जो निगेटिव किरणें हैं राहु की वो प्रकाशित होती हैं पृथ्वी पे, और जो निगेटिव जो किरणें आती हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, उन पे वो वायरस के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जी, उस पर ज़्यादा प्रभाव हो जाता है, जिससे जो भी हम खाते हैं तो नाना प्रकार की जो है बीमारियां हमको जकड़ लेती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ग्रहण में अन्न जन को त्याग कर देना चाहिए। देखिए, आध्यात्मिक रीजन तो है ही
कि किसी के ऊपर संकट है और हम उस समय खा रहे हैं, सामाजिक भी ये परंपरा है कि किसी के दुख में हम हंसते नहीं हैं, खाते पीते नहीं हैं। तो ये सामाजिक चीज़ें तो हैं ही, आध्यात्मिक चीज़ें तो हैं ही कि भगवान पे ग्रहण लगा हुआ है, जो पूरे देश को, पूरे हमारे भारतवर्ष को, पूरे भूमंडल को जो जिन्होंने प्रकाशित करते हैं, सूर्य और चंद्रमा इत्यादि, और उनके ऊपर ग्रहण लगा हुआ है, तो हम कैसे खाएं। लेकिन साथ ही साथ इसका साइंटिफिक रीजन भी है, क्योंकि जो किरणें आती हैं वो उसमें वायरस रहता है, बैक्टीरिया रहती है, और वह जब किसी खाद्य पदार्थ में जाता है तो उसमें प्रदूषण हो जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि उसमें तुलसी पत्ता पूर्व ही, सूतक के पूर्व ही उसमें तुलसी दल को डाल देना चाहिए। का क्या कारण है? क्योंकि मैंने बचपन से देखते आई हूँ कि जिस तरीके से घर में भी अगर हम बात करें तो गृहिणियां जो है, जो भोजन पहले से रखा होता है उनके पास, उसमें वो तुलसी पत्ता डालने का काम करती है, तो इससे क्या कुछ फायदा मिलता है? देखिए, तुलसी का बहुत ही औषधीय गुण है तुलसी में जी। और इसीलिए मैंने सभी औषधियों में तुलसी को सबसे ऊपर रखा गया है। जी। वह किसी भी, आप साइंस में भी जब तुलसी के बारे में पढ़ेंगी तो एलर्जी नाशक है। वो किसी भी तरह की एलर्जी होती है तो वह तुलसी को, मतलब तुलसी का रस पीने से, तुलसी के पत्ते खाने से उसके अंदर कोई भी विकार ही नहीं रह जाता, सभी प्रकार की एलर्जियां समाप्त हो जाती हैं। और देखिए, हमारे शास्त्रों में सर्वप्रथम चरणोदक लेने का विधान है कि हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं और तुलसी दल से प्राशन करते हैं। तुलसी दल हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि शालिग्राम एक पत्थर होता है, जी। उस पत्थर पे जब हम जल गिराते हैं और तुलसी पत्ता रखते हैं तो वो रिएक्टर होते हैं। वो जो ठाकुर जी के शालिग्राम की जो प्रतिमा होती है, पत्थर होती है, उस पे हम तुलसी पत्ता और जल उस पे गिराते हैं तो जितने भी वायरस होते हैं उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। जी। तो और उस जल को जब हम पीते हैं तो जितने भी हमारे अंदर किसी भी तरह की एलर्जी है, किसी तरह का इन्फेक्शन है, तो वह समाप्त होता है। कहा जाता है कि हम लोग जब चरणोदक देते हैं तो मंत्र बोलते हैं कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम भगवता पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। मतलब किसी तरह की जो बीमारियां हैं वह समाप्त हो जाती है और अकाल मृत्यु नहीं होती है। माने अगर जिस दिन वो तुलसी दल को हमारे अंदर अगर हम पिए हुए हैं, तुलसी दल निगले हुए हैं, तो हमारी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। और जितने भी वायरस हैं, किसी भी तरह के वायरस हमारे खाद्य पदार्थ में है, वह तुलसी के द्वारा नष्ट हो जाते हैं और उसको अमृता कहा गया है। आप ग्रहण में देखेंगे तो बहुत लोग कहते हैं कि कुशा को भी रख देने से वह चीज पवित्र रहता है। तो कुलसा में भी अमृत का वास होता है। जब बहुत बड़ी कथा है, देवासुर संग्राम हो रहा था, जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो उसमें जो है वो अमृत निकला और उसमें झगड़ा होने लगी दैत्यों और राक्षसों में कि अमृत को हम लेंगे, हम अमृत को हम लेंगे। तो उसमें जहाँ जहाँ वो अमृत गिरा तो वह अमृता हो गया। जैसे गिलोय पे, दुर्वा पे, कुशा पे, तुलसी पे, तो इसमें अमृत का वास होता है और ये सब सभी औषधीय गुण है इसमें। इनको खाने से किसी भी प्रकार की व्याधि समाप्त हो जाती है। तो इसीलिए ग्रहण काल में कहा दिया जाता है कि सूतक के पहले सभी खाद्य पदार्थों में तुलसी डाल देनी चाहिए, जो भी रिफ्लेक्ट होंगे, बैक्टीरिया जो भी आएंगे, वायरस आएंगे, वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। जी, तो धर्मेंद्र जी ने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया कि तुलसी पत्ता का क्या कुछ महत्व है। तो हमने जाना यह भी कि जो ग्रहण है वो 5:20 से शुरू होगा और शाम के 6:20 तक रहेगा। तो इसके साथ ही आचार्य जी यह भी जानना चाहेंगे कि हमारे शहर में, जैसे कि रांची की अगर हम बात कर ले, तो रांची में कितने बजे से ये ग्रहण लग रहा है और ये कब तक इसकी समाप्ति होगी? देखिए, हमारे साथ अगर रांची की बात करें तो रांची में 5:11 से प्रारंभ होकर के 6:19 तक ये अवधि रहेगी जी। इस काल में अधिक से अधिक लोगों को भजन करना चाहिए। आज का जो चंद्र ग्रहण है वो चंद्रमा के ऊपर लगा हुआ है। तो चंद्रमा जो है एक तरह से धन के भी देवता कहे जाते हैं। तो धन के देवता, जी, धन के देवता है चंद्रमा। चंद्रमा जो है व्यापार को देने वाले होते हैं, धन को बढ़ाने वाले होते हैं। तो चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, या चंद्रमा जो है उनके अधिष्ठात्री देवता भगवान शिव हैं। तो ओम नमः शिवाय या ओम चंद्रमसे नमः, अगर इस काल में जो भी मनोकामना लेकर के हम पूजा जप करते हैं, पूजा नहीं जप करते हैं, जी।
माला लेकर के नहा करके बिना मूर्ति को स्पर्श किए अगर हम ओम चंद्रमसे नमः या ओम नमः शिवाय का हम जप करते हैं, जो भी मनोकामना लेकर के वह निश्चित ही पूर्ण होता है। आचार्य जी, आपने सूतक की बात की थी कि सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक लगता है और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले लगता है, तो ये सूतक का क्या कुछ प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है? जी, जैसे मैंने बताया कि सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पूर्व और चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पूर्व जो है सूतक लग जाता है। तो मैं पहले ही बताया कि जो भी ग्रहण का अवधि होता है, इसके पहले से ही जो निगेटिव ऊर्जा वो सक्रिय हो जाते हैं, उनका जो है प्रभाव आने लगता है। इसलिए 9 घंटा पूर्व से ही जो वायरस है, जो उस ग्रहण का जो वायरस है वह पृथ्वी पर आने लगता है। इसलिए उसको सूतक से जोड़ दिया गया। हम बताएं कि धर्म जो है वह कहीं ना कहीं उसका साइंटिफिक रीजन है, इसलिए धर्म को जोड़ दिया गया कि तब से हमारा जो है खाद्य पदार्थ पर वर्जित हो जाएगा, भगवान के दरवाजा को बंद कर दिया जाएगा, कोई स्पर्श नहीं करेगा। तो सूतक का महत्व यही है कि हम उससे, उस बैक्टीरिया से बचे, उस वायरस से बचे और हमारी किसी प्रकार की क्षति नहीं हो। तो आपने सुना कि जिस तरीके से चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है और इस बार का सूतक काल जो है वो 9:21 से लग गया है और ग्रहण से पहले 3 प्रहर का सूतक लग गया है। आचार्य जी, भारत में अगर हम बात करें तो राजनीतिक दृष्टिकोण से ये चंद्र ग्रहण का कितना प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने कहा। देखिए, कोई भी ग्रहण का प्रभाव जो है बहुत अच्छा नहीं होता है जी। ग्रहण होता है और इस साल तो एक ही महीना में, वो भी कार्तिक मास में 2 ग्रहण लगे हुए हैं जी। और जैसा मैं बताया कि चंद्रमा जो है वो धन का देवता है जी। और तो आर्थिक परेशानियां तो रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन आपने चर्चा की राजनीतिक परिदृश्यों का जी। तो राजा जो भी होगा, क्योंकि ये चंद्रमा का ग्रहण है और कार्तिक जो है, कार्तिक मास का पूर्णिमा, कार्तिक मास एक तरह से लक्ष्मी और विष्णु का मास कहा जाता है और उत्तमोत्तम मास कहा जाता है, सभी मासों का राजा कहा जाता है। तो ये लक्ष्मी और विष्णु का मास होता है और विष्णु जो है वह जगत के राजा है और उनके ऊपर एक तरह से इस चंद्रमा को, पूर्णिमा को खग्रास चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। तो कहीं न कहीं हमारे भारत में किसी न किसी राज्य का मुख्यमंत्री में परिवर्तन होगा, राज्य परिवर्तन होगा, कहीं न किसी भी प्रदेश में, हमारे भारत के किसी भी प्रदेश में मुख्यमंत्री अवश्य बदलेंगे, 100%। तो झारखंड की बात अगर कर ले तो झारखंड में तो वैसे ही सियासी पारा जो है वो हमें सरगर्मी तेज दिखाई दे रही है। चंद्र ग्रहण के बारे में, जी हाँ, ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और बात करें तो विशेषज्ञों के अनुसार यह चंद्र ग्रहण भारत के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई पड़ेगा। रांची, पटना, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी और कोलकाता के अलावा दिल्ली में भी चंद्र ग्रहण का असर देखा जा रहा है। अगर वहीं राशियों की बात करें तो मेष राशि में भी इसका नकारात्मक विचार और प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर अन्य राशियों की बात करें तो अन्य राशियों में भी इसका एक व्यापक असर देखने को मिल सकता है। और भी रोचक तथ्यों के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य धर्मेंद्र मिश्रा जी। धर्मेंद्र मिश्रा जी, हम बात कर रहे थे राजनीतिक परिदृश्य के बारे में कि क्या कुछ असर हमें देखने को मिल रहा है राजनीतिक दृष्टिकोण से, लेकिन अगर हम बात करें आर्थिक व्यापारिक जीवन के बारे में, जो लोग व्यापार में अपना निवेश करते हैं, तो उनके जीवन पर क्या कुछ असर हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, मैंने बताया कि चंद्रमा जो है वह मन के देवता है, मस्तिष्क के देवता है और धन के देवता है। और चंद्रमा पे ग्रहण खास करके कार्तिक मास में लगा हुआ है। तो यह ग्रहण यह साबित करता है कि आने वाला समय बहुत ही महंगाई युक्त होगा और सभी लोगों को आर्थिक संकट आएगी, सभी लोगों के ऊपर आर्थिक संकट आएगी। अगर हम व्यापार के क्षेत्र में देखते हैं, बिजनेस के क्षेत्र में देखते हैं, तो काफ़ी उतराव चढ़ाव रहने वाला है। फसलों को देखा जाए तो अभी आने वाला समय जो है रबी फसलों का है, इसमें कीड़े मकोड़े लग जाएंगे, जिससे फसल की उत्पादन बहुत अच्छी नहीं होगी। और जब फसल की बहुत अच्छी उत्पादन नहीं होगी तो निश्चित है कि महंगाई हमारी बढ़ेगी और आम जनता या व्यापारी वर्ग सभी को महंगाई का जो है दंश झेलना पड़ेगा और आने वाला समय थोड़ा सा कठिनाईपूर्ण रहेगा। खास करके महंगाई बड़ी व्यापक रूप से रहेगी और इसमें कोई भी सरकार जो है इसको बढ़िया तरह से नहीं संभाल सकता, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही अच्छा नहीं है, खास करके व्यापारिक दृष्टिया देखा जाए, महंगाई के रूप में देखा जाए तो।
आचार्य धर्मेंद्र मिश्रा जी, जिस तरीके से एक लोगों में उत्सुकता होती है कि चंद्र ग्रहण लगा है तो इस दौरान क्या कुछ नहीं करने चाहिए, क्या कुछ शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, लोगों में एक अलग ही उत्साह होता है ये सारी चीज़ें जानने की, क्योंकि इनके अगर हम दैनिक दिनचर्या की बात करें तो लोगों में एक जानने की इच्छुकता होती है कि क्या कुछ ऐसा करना चाहिए और क्या कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए चंद्र ग्रहण के दौरान। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि चंद्र ग्रहण में या किसी भी ग्रहण में क्या करें और क्या ना करें। जी। तो सर्वप्रथम किसी भी मंदिर में नहीं पूजन करना चाहिए, किसी देवी या देवताओं के विग्रहों को, मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। उसके बाद इस समय खान पान पे वर्जित तो मैंने पहले ही बता दिया है। अधिक से अधिक जिस मंत्र को आप जपते हो, पूजा करते हो, वो उनका पूजन करना चाहिए। विशेष रूप से गर्भवती स्त्रियों को इस ग्रहण काल में ध्यान देना चाहिए। ग्रहण काल में सूतक के समय से ही गर्भवती स्त्रियों को कुछ काटना नहीं चाहिए, सब्जी इत्यादि कुछ काटना या सिलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काटेंगे सिलेंगी तो उनके आने वाले शिशु पर इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आपके माध्यम से लाइव 7 टीवी के जितने भी दर्शक हैं और जिनके घर खास करके गर्भवती स्त्रियां हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, उनको से या निवेदन करता हूं कि अपने घर में जो भी गर्भवती स्त्रियां हैं आज उन्हें बोलें कि कुछ काटे पीटे नहीं, कुछ सिले नहीं, और अभी तो अन्न जल ले सकती हैं, लेकिन 2 घंटा पूर्व यानी अगर 5:10 से हमारा ग्रहण है तो 3:10 से वह कुछ जल इत्यादि भी नहीं लेंगी। और उस काल में भगवान का भजन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय या ओम चंद्रमसे नमः का पाठ करना चाहिए। और उस अवधि काल में सोना भी प्रसूति को नहीं चाहिए, क्योंकि उसका जो है असर आने वाले शिशु पे पड़ता है। तो मैं आपके सभी लाइव 7 के दर्शकों से यह कहना चाहूँगा कि इस बीच में कोई भी किसी भी मंदिर, फोटो, मूर्ति के विग्रहों को स्पर्श न करें, कोई खाद्य पदार्थ ना खाएं, खास करके जो खुला चीज़ में पदार्थ रखा गया है उसका बिल्कुल ही सेवन न करें, और जो भी जितना अधिक से अधिक भगवान का भजन कीर्तन हो उसको करें, ये फलदायी रहेगा सबके लिए। जी, तो चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान की मूर्ति का स्पर्श नहीं करें और पूजा पाठ नहीं करने की उन्होंने अपील की है। चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन करने से बचना चाहिए और इस दौरान सोने से भी बचो। और साथ ही उन्होंने गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष तौर पर बातचीत की है, जो उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को कुछ आज काटना नहीं चाहिए, किसी चीज़ का सिलन नहीं होनी चाहिए। आचार्य जी, अगर आम लोगों की बात करें तो उनमें एक यह उत्सुकता भी होती है कि उनके राशि विशेष के मुद्दे पर अगर हम बात करें तो उन्हें बहुत उत्सुकता होती है कि उनकी राशि पर इस चंद्र ग्रहण का क्या कुछ असर पड़ेगा, उन्हें क्या कुछ करना चाहिए, क्या इसका असर विशेषकर राशि विशेष पर पड़ता है? देखिए, वैसे तो तमाम राशियों का वर्णन आता है कि इन राशि का किसी को घात है, किसी को लाभ है, किसी को नुकसान है, लेकिन अगर देखा जाए तो चंद्रमा से ही राशि निर्धारित होती है। जिस ग्रह में जहाँ चंद्रमा रहते हैं, जिस राशि में, वही राशि बन जाती है, और राशि का निर्धारण जो चंद्रमा ही करते हैं, और चंद्रमा पे ही ग्रहण लगा हुआ है। तो ये अगर देखा जाए तो किसी राशि वालों के लिए फायदेमंद नहीं होता है जी। क्योंकि राशि का निर्धारण जो है चंद्रमा से होता है। आप कुंडली के 12 घर होते हैं, और जिस घर में चंद्रमा होता है, अगर 8 घर में चंद्रमा है तो समझिए कि वृश्चिक राशि है। अगर एक में मेष में है, एक में है चंद्रमा, तो समझिए कि मेष राशि है। तो जिस घर में चंद्रमा रहता है वही राशि बन जाती है। मतलब कुंडली के 12 घर में जिस घर में चंद्रमा होता है वही राशि होती है उस जातक का। तो चंद्रमा पे ही ग्रहण है, तो अगर चंद्रमा के ग्रहण और ग्रहण चंद्रमा से ही राशि बनती है, तो एक तरह से जानिए कि किसी भी राशि को यह फायदेमंद नहीं है। किसी को भी ग्रहण काल में ऊपर नहीं देखना चाहिए, ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, और ग्रहण काल में कम से कम बाहर निकलें, ग्रहण काल में अंदर रहें, तो सबके लिए फ़ायदेमंद होता है। और चंद्र ग्रहण में तो सभी के लिए, किसी भी राशि को फायदा नहीं होता है। कहीं किसी पंचांग में पंचांगकर्ता लिख दिए हैं, लेकिन जब राशि पे ही ग्रहण होगी, हमारा मत है, चाहे और भी बहुत बड़े ज्योतिषियों का मत है कि जब राशि पे ही ग्रहण है और राशि का निर्धारण चंद्रमा ही करते हैं, तो किसी को फायदेमंद नहीं रहता है। अतः हम सबसे अनुरोध करेंगे कि कोई भी
जो है वह ग्रहण को डायरेक्ट न देखें। हाँ, पानी जल में हमारे यहाँ पूर्व काल से आया है कि एक थाली में या किसी पात्र में पानी को भर लें और उसमें उस प्रतिबिंब को देखें। या आजकल मीडिया का युग है, लोग लाइव करते हैं, वैसे में मीडिया वालों को भी कहते हैं कि लाइव नहीं दिखाना चाहिए। लाइव आजकल बाइस्कोप के द्वारा या फिर मीडिया कैमरा के द्वारा लोग दिखाते हैं, लेकिन इसका गलत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आप लोग टीवी के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन जो कैमरामैन हैं जो लाइव करते हैं तो हम कहेंगे कि वो भी अपना एक चश्मा लगा लें और चश्मा लगा करके उस कैमरा को सेट करें और पुनः उसको देखें नहीं, अपना लाइव चलाते रहें। तो किसी को भी यह ग्रहण नहीं देखना चाहिए, उससे बुरा ही प्रभाव पड़ता है और किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होता। जी, तो आचार्य जी ने बताया कि यह जो चंद्र ग्रहण है, जब चंद्र वहाँ पे ही ग्रहण लगा है तो किसी भी राशि विशेष के लिए ये सकारात्मक नहीं हो सकता है। धर्मेंद्र मिश्रा जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब लगन शुरू होने वाला है, वैवाहिक कार्यक्रम शुरू होंगे, तो वैसे लोग जो वैवाहिक बंधन में बंधने वाले हैं उन्हें इस चंद्र ग्रहण के दौरान क्या कुछ उपाय करने चाहिए, ये हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अभी जो समय आने वाला है सभी लग्न प्रारंभ हो जाएंगे और लगभग जिनकी शादियां फिक्स हो चुकी हैं उनको तो होना ही होना है, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी अड़चनें आएंगी, चाहे वो आर्थिक रूप से आए, डेट आगे बढ़े। तो इसके लिए 2-3 छोटी छोटी उपाय करनी है और ख़ास करके जिनके शादी में विलम्ब हो रही है, जिनकी शादी नहीं तय हो पा रही है, तो इस चंद्र ग्रहण से भी उनको बहुत लाभ होने वाला है। तो लाभ कैसे होने वाला है ये मैं छोटी सी टोटका बताऊंगा, उसको करने से शीघ्र ही उनकी विवाह तय होगी और जिनका तय है किसी तरह से अड़चनें आ रही हैं वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगी। तो उसके लिए क्या करना है कि प्रतिदिन हल्दी जल में मिला करके भगवान शिव के ऊपर चढ़ाएं और शिव के ऊपर लेपन करें। शिव जो है वह सदैव चंद्रमा को मस्तक पे धारण किए रहते हैं और हल्दी जो है वह बृहस्पति का कारक होता है। जब चंद्रमा और हल्दी जब बृहस्पति और चंद्रमा का योग बनता है तो सस योग बनता है और ख़ास करके सस योग दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही अच्छा योग होता है। विवाहिक जीवन के लिए या जिनका विवाह होने वाला है वैसे लोगों के लिए आने वाला समय बहुत ही अच्छा सकारात्मक रहता है। तो हम ये चाहेंगे जिनकी विवाह हो चुकी है या जिनकी विवाह नहीं हुई है या जिनकी होने में विलम्ब हो रही है, वह सभी लोग जो है गुरुवार के दिन और सोमवार के दिन हल्दी युक्त जल को भगवान शिव पे अर्पण करें और चंदन, पीले चंदन से या हल्दी से भगवान शिव के लिंग को लेपन करें। और जिनकी खास करके शादी में विलम्ब हो रही है, शादी नहीं हो पा रही है या कहीं सेट नहीं हो पा रही है, तो आप प्रतिदिन किसी भी गुरुवार या सोमवार के दिन से प्रारंभ करें। प्रतिदिन स्नान करने वक्त हल्दी का पाउडर, हल्दी डाल करके पानी में वह स्नान करेंगे तो शीघ्र ही उनकी विवाह तय हो जाएगी या जिनकी तय हो चुकी है कोई अड़चन आ रही है वह शीघ्र ही सब समाप्त हो जाएगा और आने वाला समय बहुत ही उन लोगों के लिए मनोरम होगा, अच्छा होगा। आचार्य जी, हमने व्यवसाय के ऊपर बातचीत की, हमने राजनीतिक दृष्टिकोण पर बातचीत की, हमने वैवाहिक जीवन पर बातचीत की। छात्रों के लिए क्या कुछ होगा चंद्र ग्रहण, क्योंकि माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चों को लेकर काफ़ी सचेत होते हैं, उन्हें काफ़ी चिंता होती है अपने बच्चों की, तो बच्चों के ऊपर ये चंद्र ग्रहण का क्या कुछ प्रभाव हमें विशेषकर देखने को मिल सकता है? देखिए, मैंने पूर्व ही बताया कि ग्रहण किसी के लिए फलदायी नहीं होता है, चाहे वो व्यवसायिक हो, छात्र हो, राजनीतिक हो या आम मनुष्य हो। ग्रहण काल किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता है। आपने छात्रों की बात कही तो छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्रों का सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ी पूजा वह अध्ययन करना है। तो मैं सभी आपके छात्रों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग अधिक से अधिक समय पढ़ें, अपने जो कार्य हैं उसको अच्छे से करें। और देखिए, आने वाला समय बहुत ही कठिन है, प्रतिस्पर्धा का समय है, कंपटीशन का युग है। तो सभी छात्र, देखिए छात्रों पे कोई छात्र हैं या रोगी हैं या कोई वृद्ध हैं, उन पे कोई बहुत ज़्यादा तक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये नहीं देखेंगे कि छात्र ग्रहण लगा है तो हम पढ़ेंगे नहीं। उनका सबसे बड़ा पूजा, सबसे बड़ा तप जो है वह अध्ययन है। तो आने वाला समय छात्रों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। चंद्रमा जो है वह थोड़ा सा मन मस्तिष्क को चंचल करेगा, तो हम यही सभी छात्रों से कहेंगे कि कंसंट्रेशन बढ़ाएं, एकाग्रता बढ़ाएं
और शांतचित्त से हो करके वो अपने पढ़ाई पर ध्यान दे। थोड़ा चंद्रमा का प्रभाव पड़ेगा, और चंद्रमा जो है मन के देवता हैं, तो मन जो थोड़ा सा आप लोग का इधर उधर में जाएगा, तो हम यही आपसे कहेंगे कि प्रति सोमवार के दिन दूध से भगवान शिव का स्नान कराएं और मन मस्तिष्क को शांत रखें और ध्यान से पढ़ाई में मन लगाएं। आचार्य जी, आपसे मेरा अंतिम सवाल यही होगा, जिस तरीके से हमने बात की कि चंद्र ग्रहण कब इसकी शुरुआत हो रही है, कब इसकी समाप्ति होगी, तो हमने ये तो बातचीत कर ली कि इस दौरान क्या कुछ उपाय करने चाहिए, लेकिन चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद लोगों को क्या कुछ करना चाहिए, ये हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में बताएं, मेरा अंतिम सवाल। बिल्कुल, जब भी ग्रहण समाप्त होता है तो ग्रहण के तुरंत बाद हमें सभी चीज़ों को जो हम धो सकें सबको पानी से धोना चाहिए। अगर नहीं पानी से जहां हम धो सकते हैं, उसको थोड़ा गंगा जल लेकर के उसको परम पवित्र कर दिया जाता है। कहा गया है कि आपः पवित्रम परमम पृथिव्याम अपाम पवित्रम परमम चमंत्रा। तो गंगे च जमुने चैव गोदावरी, जैसे गंगा आदि नदियों का स्मरण करते हुए सभी जगहों पे जल को छोड़ देना चाहिए, और खुद स्नान करके जो भी बर्तन है उसको धो करके भोजन इत्यादि बनाना चाहिए। स्नान करने के बाद दान कुछ अवश्य करना चाहिए, और वो दान जो है किसी ब्राह्मण को नहीं देना चाहिए, किसी शूद्र को देना चाहिए, या किसी दलित को देना चाहिए, या किसी गरीब व्यक्ति को देना चाहिए, जो कि वो उसको खाए और उससे उसको लाभ मिले। और दान में मतलब और चीज़ वस्तुएं तो दे ही दें, लेकिन भोज्य सामग्री अवश्य देनी चाहिए, जैसे अन्न दें और वस्त्र अवश्य देना चाहिए। तो स्नान मतलब ग्रहण काल के तुरंत बाद स्नान और दान का भी बहुत बड़ा महत्व है, और वो दान हमारे यहाँ डोम राजा को दिया। काशी में आप जाएंगे तो इस समय पूर्व में भी लोग ग्रहण काल के पूर्व में भी स्नान करते हैं, मध्य में भी स्नान करते हैं, और अंत में भी स्नान करते हैं। मध्य में जो लोग भी जातक हैं मतलब साधक हैं, वो पूर्व में स्नान करके अपने जप को करते हैं, जो भी साधना होती है वो साधना करते हैं। और इसमें मैं बताऊं कि इस काल में जो भी मंत्र जपा जाता है उसको 100 गुना लाभ होता है। अगर हम एक बार राम का नाम लेते हैं तो समझिए कि 100 राम का नाम लेते हैं। तो इस काल में, ग्रहण काल में अधिक से अधिक जिन भी मंत्रों को हम जपेंगे वो हमें सध जाएगा। बहुत से साधक को देखेंगे तो इसी काल में अपने मंत्रों को साधते हैं। तो स्नान करिए, दान करिए जो भी संभव हो, और दान किसी गरीब व्यक्ति को दीजिए, किसी दलित व्यक्ति को दीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिए जिससे वो लाभान्वित हो। जी, तो ये थे हमारे साथ आचार्य धर्मेंद्र मिश्रा जी, जिन्होंने रोचक तथ्य हमारे साथ चंद्र ग्रहण को लेकर हमारे साथ साझा किया है।